नमस्कार दोस्तों, ये कहानी हमें हैदराबाद से स्नेहा ने भेजी है। मेरा नाम स्नेहा है। मैं दुल्हन बनी कमरे में बैठी थी। सब मुझे देखकर मेरी तारीफ कर रहे थे। मेरे हाथों की मेहंदी का रंग बहुत गहरा निकला था। जो भी देखता कहता कि तुम्हारे पति तुमसे बहुत प्यार करेंगे। मैं ऐसी बातों पर मुस्कुरा देती, लेकिन मेरे दिल में एक अजीब सी बेचैनी थी। मैंने सिर्फ एक बार आर्यन की तस्वीर देखी थी और उसी पर दिल हार बैठी थी। वह बहुत ही खूबसूरत और आकर्षक लगता था। पिछले 6 महीनों में मैंने कितने सपने सजाए थे, बता नहीं सकती। जब भी आंखें बंद करती तो बस आर्यन का चेहरा नजर आता। मैं दुल्हन बनी बैठी उसके इंतजार में थी, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया और बारात नहीं पहुंची, तो मेरा दिल घबराने लगा। पापा बहुत परेशान थे और मम्मी बार बार ससुराल वालों को फ़ोन कर रही थी, मगर वहां से कोई जवाब नहीं मिल रहा था। आखिरकार पापा ने मेरे छोटे भाई रोहन को उनके घर भेजा ताकि वजह पता चल सके। और जो बात सामने आई, उसने तो जैसे मेरी दुनिया ही उजाड़ दी। उन्होंने कहा कि आर्यन पता नहीं कहाँ चला गया है। सुबह से घर में नहीं है। हम लोग उसे ढूंढते ढूंढते थक गए हैं। रोहन ने कहा कि शादी के दिन वह कहाँ जा सकता है, लेकिन उन्होंने कहा हमें कुछ नहीं पता। जैसे आर्यन वापस आएगा, हम बारात लेकर आ जाएंगे। तभी आर्यन के छोटे भाई ने धीरे से कहा कि भैया की शादी उनकी मर्जी के खिलाफ हो रही थी, शायद इसलिए वह घर से चले गए। ये सुनते उसकी माँ ने उसके घूर कर देखा, मगर रोहन समझ गया था कि अब यह बारात कभी नहीं आएगी। जब उसने घर आकर यह बात पापा और मम्मी को बताई, तो वह वहीं बैठ गई। पापा का चेहरा पीला पड़ गया और मम्मी रोने लगी। घर में शोर मच गया। कोई मुझे मनहूस कह रहा था, कोई लड़के वालों को बुरा भला कह रहा था। पापा के सीने में तेज दर्द उठा और मैं कमरे से बाहर निकल कर उन्हें संभालने लगी। खुद भी रोने लगी। मेरी दो बड़ी बहनें अपने पतियों के साथ आई हुई थी, लेकिन उनके पति पापा को संभालने की जगह मुझे ताने देने लगे कि ऐसी लड़की की कोई इज्जत नहीं रहती जिसकी बारात वापस लौट जाए, जैसे सारा दोष मेरा ही हो। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मेरे अपने ही मुझे इस तरह दोष देंगे। तभी अचानक मेहमानों में से एक युवक खड़ा हुआ और बोला कि अगर आप लोग चाहें तो मैं इस लड़की से शादी करने के लिए तैयार हूँ। ये सुनते पूरा हाल शांत हो गया। पापा ने उसकी तरफ देखा। उसका रंग सांवला था, कद थोड़ा छोटा था और शरीर भारी था। चेहरा साधारण था, देखने में बिल्कुल भी आकर्षक नहीं था, लेकिन उस वक्त वह पापा को किसी फरिश्ते से कम नहीं लगा। पापा ने यह तक नहीं पूछा कि वह कौन है, कहाँ से आया है, क्या करता है। बस तुरंत बोले, बेटा आज तुमने हमारी इज्जत रख ली, हम ये एहसान ज़िंदगी भर नहीं भूलेंगे। मैं कुछ ही बोल ही नहीं पाई। मैं भी नहीं कह सकती थी कि मैंने आर्यन के सपने देखे थे, जो एक स्मार्ट और खूबसूरत लड़का था। क्या मैं ऐसे साधारण से आदमी से के साथ शादी कर सकती थी? लेकिन पापा को सिर्फ अपनी इज्जत बचानी थी, और उसका एक ही रास्ता उन्हें दिख रहा था कि कोई भी आगे आए और मेरा हाथ थाम ले। मैं रोते-रोते उसके साथ शादी के लिए तैयार हो गई। फेरों के समय मुझे उसका नाम तक नहीं ठीक से सुनाई दिया। बाद में पता चला कि उसका नाम मोहन है। शादी के बाद जब विदाई हुई, तो बाहर पीले रंग की टैक्सी खड़ी थी। मेरा दिल बैठ गया। उसने टैक्सी का दरवाज़ा खोला और खुद ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। तभी मुझे पता चला कि वह टैक्सी चलाता है। वह यहाँ मेहमानों को छोड़ने आया था और वापसी में उन्हें ले जाने वाला था। इसी वजह से उसे एक कोने में बिठाकर खाना दे दिया गया था। लेकिन मुझे क्या पता था कि मैं उसी टैक्सी वाले के साथ उसकी पत्नी बनकर जाऊंगी। टैक्सी एक गरीब से मोहल्ले में जाकर रुकी, एक छोटे से मकान के सामने। उसने ताला खोला और दरवाज़ा खोला। अंदर छोटा सा आंगन था, सीमेंट का फर्श, एक तरफ छोटा सा रसोई घर और सामने एक कमरा। उसने मेरा हाथ पकड़ा तो मुझे लगा जैसे मेरी जिंदगी खत्म हो गई हो। वह मुझे कमरे में ले गया। वहाँ एक पुराना सा पलंग था, जिस पर साफ चादर बिछी थी, एक छोटी अलमारी और दीवार पर एक आईना, बस यही सामान था। उसने मुझे पलंग पर बैठाया और बोला, आपके लिए पानी लाता हूँ। मैं चुप रही। वह स्टील के गिलास में पानी लाया। स्टील का गिलास देखकर मुझे अपनी बदली हुई जिंदगी का एहसास हुआ। मैंने कभी स्टील के गिलास में पानी नहीं पिया था। हम 3 बहनें थीं और मैं सबसे ज़्यादा नखरे वाली थी। मैंने कभी बर्तन नहीं धोए थे। कहती थी मेरे हाथ खराब हो जाएँगे। कभी रोटी नहीं बनाई थी। कहती थी धुएँ से चेहरा खराब हो जाएगा। अगर कभी किसी ने मुझे स्टील के गिलास में पानी दे दिया होता, तो मैं नाराज़ हो जाती। लेकिन आज मैंने वही गिलास हाथ में लिया और 2 घूँट पानी पीकर वापस रख दिया। वह मेरे सामने बैठकर बोला, आपके साथ जो हुआ बहुत गलत हुआ। मैं मन ही मन सोच रही थी, हाँ मेरे साथ गलती हुआ है। अगर आर्यन भाग गया था, तो मुझे तुरंत किसी और के साथ बांध देना ज़रूरी था क्या? पापा थोड़ा इंतज़ार नहीं कर सकते थे? मेरे आँसू रुक नहीं रहे थे। मैंने मन ही मन तय किया कि कुछ दिन यहाँ रहकर मैं उससे तलाक ले लूँगी और अपने मायके लौट जाऊँगी। मैं उसके साथ पूरी ज़िंदगी नहीं बिता सकती थी। तभी मोह ने मेरी थैली पर 500 के कुछ नोट रखे और कहा, ये तुम्हारे लिए मुँह दिखाइए। शायद 2000 रुपये थे। मुझे याद आया कि आर्यन की माँ कहा करती थी कि उसका बेटा मुँह दिखाई में हीरे का सेट देगा। मेरे आँसू नोटों पर गिरने लगे। मैंने पैसे एक तरफ रख दिए और कहा, धीरे से कहा,
मैं अभी किसी भी रिश्ते के लिए तैयार नहीं हूँ। उसने शांत स्वर में कहा, मुझे पता है, मैं तुम्हें परेशान नहीं करूँगा, लेकिन जो तुम्हारा अधिकार है, वह तुम्हें ज़रूर मिलेगा। ये कहकर वह अपना तकिया और चादर लेकर बाहर चला गया। दिसंबर की ठंडी रात थी। मैं दुल्हन के बाहरी कपड़ों में ही लेट गई, लेकिन सो नहीं पा रही थी। रात रोते-रोते मैंने अपने गहने उतारे, अलमारी खोली तो उसमें सिर्फ उसके कपड़े थे। मजबूरी में मैंने वही पहन लिए। सुबह मंदिर की घंटियों की आवाज़ से मेरी आँख खुली। मैंने देखा वह नहाकर तैयार हो रहा था और फिर मंदिर चला गया। मैं उठी, हाथ-मुँह धोया और भगवान के सामने बैठकर रोने लगी कि आखिर मेरा कसूर क्या था। अगले दिन वह काम पर जाते हुए बोला, फ्रिज में सामान रखा है, जो बनाना है बना लेना। मैं चुपचाप घर देखती रही। मेरे मायके से किसी ने हाल तक नहीं पूछा। शाम को वह लौटा तो मैंने सिर्फ दाल बनाई थी। उसने कुछ पैकेट मेरी तरफ बढ़ाए और कहा, इसमें तुम्हारे लिए कपड़े हैं। ज़्यादा समझ नहीं है, इसलिए जो अच्छा लगा ले आया। कल से तुम मेरे कपड़े पहन रही हो। ये कहकर वह मुस्कुराया। मैंने पैकेट खोला तो उसमें एक लाल सूट, चूड़ियाँ और थोड़ा-सा मेकअप था। मैं घबरा गई। मैंने कहा, मैं आपके साथ कोई रिश्ता नहीं निभा सकती। मैं आपसे प्यार नहीं करती। ये सब एक हादसा था। वह बोला, अब जो हो गया उसे बदला नहीं जा सकता। प्यार शादी के बाद भी हो सकता है। तुम्हें मेरी भावनाओं को भी ख्याल रखना चाहिए। मैं बोली, मुझे आपसे कोई मेल नहीं लगता। मैं पढ़ी-लिखी हूँ, नौकरी कर सकती हूँ। मुझे तलाक दे दीजिए। उसने गहरी सांस ली और कहा, ठीक है, तुम्हें समय देता हूँ। बताओ कितना समय चाहिए? मैंने कहा, मुझे तलाक चाहिए। वह चुपचाप बाहर चला गया। अगले दिन मैं आंगन में बैठी थी कि सामने की छत पर एक सुंदर लड़का खड़ा मुझे इशारे करने लगा। उसने इशारों में मेरा नंबर मांगा और मैंने भी बता दिया। तभी दरवाज़ा खुला और मोहन अंदर आया। वह लड़का भाग गया। मोहन ने छत की तरफ देखा और बोला, वहाँ मत बैठा करो, सामने आवारा लड़के रहते हैं। मैं मन ही मन सोच रही थी, कम से कम वह दिखने में तो मोहन से बेहतर है। इसके बाद जब भी मोहन काम पर जाता, मैं उस लड़के से इशारों में बात करने लगती। एक दिन उसका फ़ोन आया। उसने अपना नाम विक्रम बताया और कहा कि वह मुझे देखकर दीवाना हो गया है। उसने मोहन के लिए अपशब्द कहे और कहा कि तुम्हारे साथ अन्याय हुआ है। मैं उसकी बातें सुनकर खुश होती रही, लेकिन जब एक दिन उसने मिलने की बात की और गलती इरादे जताए, तो मुझे उसकी सच्चाई समझ आने लगी। उस दिन के बाद विक्रम के फ़ोन लगातार आने लगे। वह रोज़ मेरी तारीफ़ करता रह कहता कि उसने आज तक मुझ जैसी खूबसूरत लड़की नहीं देखी है। मैं उसकी बातें सुनकर कुछ देर के लिए अपनी तकलीफ़ भूल जाती। मोहन वैसे भी मेरे कमरे में नहीं सोता था। वह बाहर आंगन में चारपाई डालकर सो जाता। मेरे हिस्से बस उसका खाना बनाना और कपड़े प्रेस करना था। न ज़्यादा बातचीत, न कोई अपनापन। मुझे लगता कि ये रिश्ता सिर्फ नाम का है। इसलिए जब विक्रम रात को फ़ोन करता तो मैं उससे देर तक बात कर लेती। वह कहता कि मैं इस छोटे से घर में बिल्कुल नहीं जचती। मुझे किसी अच्छे और अमीर आदमी की पत्नी होना चाहिए। उसकी बातें सुनकर मेरे अंदर छिपा हुआ घमंड फिर से जागने लगता। मैं सोचती, सच ही तो कह रहा है, मैं पढ़ी लिखी हूँ, सुंदर हूँ, फिर मेरी ज़िंदगी ऐसे क्यों हो गई है? एक रात उसने कहा कि वह मुझे पास से देखना चाहता है। मैंने कहा, रोज़ तो छत से देखते हो? वह हँसकर बोला, नहीं ऐसे नहीं, सामने बैठकर बात करना चाहता हूँ। किसी रेस्टोरेंट में मिलते हैं। मैंने डरते हुए मना कर दिया। उसने कहा, जब प्यार किया है तो डर कैसा? मैंने साफ कहा, मैं तुमसे प्यार नहीं करती, बस बात करती हूँ। वह बोला, अभी नहीं करती, आगे करोगी, मुझ में कमी क्या है? मैंने कहा, कमाते क्या हो? उसने हँसते हुए कहा, कमाई से क्या होता है? तुम्हें तो स्मार्ट पति चाहिए, दो जो तुम्हारे साथ जचे। मैंने कहा, खाली जेब के साथ ज़िंदगी नहीं चलती। उसने चिढ़कर कहा, एक टैक्सी ड्राइवर की पत्नी होकर भी इतने नखरे। मैंने गुस्से में फ़ोन काट दिया। उसने बातें मेरे दिल में चुभ गई। अगले दिन मोहन काम से लौटा तो उसने सामान्य आवाज़ में कहा, तैयार हो जाओ, आज बाहर खाना खाने चलेंगे। मैं चौंक गई। इतने दिनों में पहली बार उसने मुझे कहीं बाहर ले जाने की बात कही। मैं तैयार हुई तो उसने वही लाल सूट पहनने को कहा जो वह लाया था। मैं मन ही मन सोच रही थी कि शायद वह मुझे खुश करने की कोशिश कर रहा है। हम एक अच्छे रेस्टोरेंट में गए। लोग हमें देख रहे थे, शायद इसलिए कि मैं सजी-धजी थी और वह साधारण कपड़ों में था। लेकिन उसने परवाह नहीं की। उसने कोने की मेज़ चुनी ताकि मुझे असहज न लगे। खाने का मेनू मेरी ओर बढ़ाया। मैंने तंज में कहा, अपनी हैसियत के हिसाब से मंगा लेना। उसने शांत स्वर में कहा, आज की दावत तुम्हारे लिए है, जो मन करे मंगाओ। उसकी जेब में शायद महीनों की बचत थी, लेकिन उसने मुझे एहसास नहीं होने दिया। मैंने अपनी पसंद का खाना मंगाया और बहुत दिनों बाद खुलकर खाया। जब हम मिठाई खा रहे थे, तो थोड़ी सी आइसक्रीम मेरे दुपट्टे पर गिर गई। मैं वॉशरूम साफ करने चली गई। जैसे ही बाहर निकली, एक अजनबी लड़के ने मेरा रास्ता रोक लिया। वह बेहुदा बातें करने लगा। मैंने उसे डांटा, तो वह और बदतमीजी करने लगा। उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। मैं घबरा गई। आवाज़ निकलने वाली थी कि उसने मेरे मुंह पर हाथ रख दिया। उसी पल दरवाज़ा ज़ोर से खुला और मोहन अंदर आया। उसकी आंखों में गुस्सा था। उसने उस लड़की को पकड़कर ज़ोर से धक्का दिया और फिर उससे सबक सिखाया। लोग इकट्ठा हो गए। मैनेजर भी आ गया। आखिरकार मोहन ने उसे पुलिस के हवाले कर दिया। उसके हाथ छिल गए थे, होठ पर भी चोट आई थी। मैंने पहली बार उसके चेहरे पर मेरे लिए इतना गुस्सा देखा। बाहर आते ही उसने कहा, शुक्र है समय पर आ गया, नहीं तो मैं खुद को माफ़ नहीं कर सकता।
मैं चुप थी। उसने धीरे से कहा, तुम मेरी पत्नी हो, मेरी ज़िम्मेदारी हो। कोई तुम्हें गलत नज़र से देखे, ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। उसकी आवाज़ में मालिकाना हक नहीं बल्कि सुरक्षा का भाव था। घर लौटते समय मैं खामोश रही। रात को विक्रम का फ़ोन आया, लेकिन मैंने नहीं उठाया। उसके शब्द याद आ रहे थे कि औरत मोमबत्ती की तरह पिघल जाती है। क्या मैं सच में वैसी थी? क्या मैं सिर्फ किसी के मीठे शब्दों से बहक सकती थी? अगले दिन उसका फिर फ़ोन आया तो मैंने साफ कह दिया, दोबारा फ़ोन मत करना, वरना मैं सब बता दूंगी। वह ऐसा और बोला, अब अपने पति से डर लगने लगा। मैंने दृढ़ आवाज़ में कहा, नहीं, मुझे खुद से डर लगने लगा है, और फ़ोन काट दिया। उसके बाद उसने कभी संपर्क नहीं किया। उस शाम मैं देर तक सोचती रही। मोह ने कभी मुझ पर जोर नहीं डाला, कभी मेरे आत्मसम्मान को चोट नहीं पहुंचाई, जबकि मैं हर बात से उसे नीचा दिखाती रही। वह मेरे लिए कपड़े लाया, मुझे बाहर घुमाने ले गया, मेरी सुरक्षा के लिए लड़ा और बदले में कुछ नहीं मांगा। मुझे याद आया कैसे मैं स्टील के गिलास को देखकर रो पड़ी थी, जैसे गरीबी कोई अपराध हो। मैंने अपने अहंकार को पहचाना, जो मुझे अंदर से खोखला बना रहा था। उसी रात मैंने पहली बार आंगन में जाकर उससे पूछा, तुम्हें बहुत चोट तो नहीं लगी? उसने मुस्कुराकर कहा, इतनी भी नहीं कि काम पर न जा सकूं। मैंने धीरे से मरहम लगाकर उसके हाथ पर लगाया। वह चुपचाप मुझे देखता रहा। उस नज़र में कोई शिकायत नहीं थी, बस अपनापन था। मेरा दिल पहली बार उसके लिए नरम हुआ। शायद खूबसूरती सिर्फ चेहरे में नहीं, व्यवहार में भी होती है। और मुझे यह बात अब समझ आने लगी थी। उस रात के बाद मेरे अंदर कुछ बदल गया था। मैं पहले की तरह ताने नहीं मारती थी। मोहन सुबह काम पर जाता, मैं दरवाजे तक उसे छोड़ने लगी। उसने हैरानी से एक दिन पूछा, सब ठीक है ना? मैंने हल्की मुस्कान के साथ कहा, हाँ, सब ठीक है। दरअसल अब मुझे समझ आने लगा कि जिंदगी सिर्फ सपनों के से नहीं चलती, उसे निभाने के लिए सच्चाई और भरोसे की जरूरत होती है। जिस आदमी को मैं उसकी साधारण शकल और पेशे की वजह से नापसंद करती थी, वही मेरे सम्मान और सुरक्षा के लिए सबसे आगे खड़ा था। मैंने धीरे-धीरे घर के काम सीखने शुरू किए। खुद से रोटी बनाना सीखा, स्टील के गिलास में पानी पीना अब मुझे अपमान नहीं लगता था, बल्कि अपनी सोच पर शर्म आती थी। एक शाम मैंने उसकी पसंद का खाना बनाया और जब वह लौटा तो मैंने पहली बार बिना किसी झिझक के कहा, खाना तैयार है। उसने मुझे देखा और बोला, आज घर में एक अलग ही खुशबू है। मैंने जवाब दिया, शायद मन बदल गया है। इसलिए कुछ दिन बाद उसने मुझे छोटी सी सोने की अंगूठी दी और कहा, ज़्यादा महंगी नहीं है, लेकिन दिल से लाया हूँ। इस बार मैंने बिना तुलना किए उसे पहन लिया और कहा, मुझे कीमती चीज़ नहीं, कीमती रिश्ता चाहिए। मैं चुप रहा, लेकिन उसकी आंखों में चमक थी। आज मैं समझ चुकी थी कि इंसान की असली पहचान उसका दिल और चरित्र होता है, ना कि चेहरा या पैसा। अगर उस दिन आर्यन की बारात आ जाती तो शायद मैं कभी ये सच्चाई न समझ पाती। अब मैं खुद को खुशकिस्मत मानती हूँ कि मुझे मोहन जैसा जीवन साथी मिला, जिसने मुझे इज्जत दी, धैर्य दिया और सच्चा साथ दिया। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर